जो दिखता है वो कई बार होता नहीं है, और मुझे सचिव जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बनाया। आगे सबको बढ़ना चाहिए, सुधीर शर्मा जी को भी बढ़ना चाहिए, बाकियों को। कि कोविड के दौरान नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ जो लगा था, वो उनकी आज नौकरी जो है वो खतरे में है। और तो मैं उठ के बोला, मैंने कहा कि इसके लिए हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मुख्यमंत्री महोदय मेरे नेता हैं, पर इनसे कोई बात पे लड़ना भी पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, बात उसको अड़ीग होके लड़ना भी पड़ेगा। मैं लड़ूंगा। विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई हैं, हर्षवर्धन जी मेरे बड़े भाई हैं। जब आप एक उंगली ऐसे करते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ देखती हैं। सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा। संवाद भारत का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें नेताओं के बारे में सियासत के गलियारों में क्या चर्चा होती है, ये हम बात करते हैं। आज इस खास चर्चा में रघुबीर सिंह बाली हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि रघुबीर सिंह बाली नगरोटा बगवां से विधायक हैं, कैबिनेट रैंक उनके पास है और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के भी चेयरमैन हैं। सर, पहला सवाल, जिस तरह सियासत की हम बात करते हैं, कांगड़ा के विधायकों में जीत का मार्जिन आपका अधिक था पूरे हिमाचल में, पूरे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन सवाल तो सुनिए सर, सवाल ये है कि जिस तरह आपके पिताजी की टीम के विषय में बताया जाता है कि उनकी कोर टीम के लोग इस बार आपके साथ नहीं थे, उन्होंने आपके प्रतिद्वंदी का साथ दिया, क्या ये सही है? देखिए, सत्ता में या राजनीति में, या आप कह सकते हैं कि जिंदगी में जब आप पॉलिटिकल किसी भी चीज़ को उठाओगे, दुखद है कि कुछ लोग आपसे आपके साथ होते हैं, जो होते हैं वो आपके साथ होते हैं, जो नहीं होते हैं वो नहीं होते हैं, जो नहीं होते हैं वो दुखद होता है, जो होते हैं उसको बहुत बेहतरीन होता है। पर कहीं ना कहीं अगर पूरे प्रदेश में लोगों ने इतना आशीर्वाद मुझे दिया है और प्रदेश में इतना बड़ा मार्जिन और इतने वोट देके भेजा है, तो मुझे लगता है कि ये लोगों का आशीर्वाद है। जो उसमें साथ चले उन्होंने अच्छा काम किया और कहीं ना कहीं रिश्तों को निभाया, और जो नहीं चले उनके खिलाफ भी मेरे दिल में कुछ नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि कुछ समर्थक दूसरे आपके प्रतिद्वंदी का साथ दे रहे थे? ये हर बार होता है। समर्थक, अब देखिए, मुझे कई बार लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो दिखता है वो होता है। जो समर्थक इस बार जब मेरे पिताजी को हमने खोया, या विकास पुरुष श्री GS बाली जी, जो कि जन नायक रहे और जिन्होंने अनेकों साल, तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 30 साल राजनीति में सकारात्मक रूप से लोगों की सेवा की और हमेशा जीतते रहे, सिर्फ एक बार हारे, और वो भी सिर्फ 500 कुछ मतों से। अगर मिल जाते तो वो जीत जाते। जिंदगी का 5वां इलेक्शन हारना, और वो भी सिर्फ मात्र 500 कुछ मत अगर उनको मिलते वो जीत जाते। तो मुझे लगता है कि जो दिखता है वो कई बार होता नहीं है। तो पता नहीं कि क्या वो लोग जो इस बार उनके जाने के बाद, पहली बार जब इलेक्शन हुआ, जब आम जन, हर एक बुजुर्ग, हर एक माता, हर एक पिता, हर एक भाई बहन जब साथ खड़ा था, और वो एक ऐसी घड़ी थी कि परिवार को इकट्ठे रहना था, उस समय जो लोग नहीं खड़े हुए, वो पता नहीं पिताजी के साथ पूर्ण रूप से खड़े हुए थे या नहीं हुए थे। ये तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर तो स्वयं खुद देंगे। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु मेरे पिताजी रहे। राजनीति या जिंदगी में कुछ भी हमने उनसे ही सीखा, और मैंने ही नहीं, अनेकों लोगों ने उनसे सीखा। और बड़े प्रपक्ष और एक ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी राजनीति के, जो जिंदगी में जो कहा वो किया और बेबाक अपनी बात रखी और विकास पुरुष कहलाए, वही मेरे नेता रहे। और सबसे पहले उन्हीं को मैंने अपना आदर्श माना और उन्हीं से सीखा। हिमाचल प्रदेश में जब नेताओं को बड़े बड़े पद मिलने थे, कुछ नेताओं ने दिल्ली दरबार में लॉबिंग भी की। अब मैं आपसे भी जानना चाहती हूं कि क्या आप दिल्ली दरबार गए?
आपने कहा कि मुझे कैबिनेट रैंक चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री के साथ आपकी करीबियां थी, इस वजह से आपको ये कैबिनेट रैंक दिया गया? देखिए, दिल्ली दरबार जो है, हमारे देश के नेता श्री राहुल गांधी जी और हमारे देश की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व में अध्यक्ष और जिन्होंने हमेशा संभाल के रखा कांग्रेस को, श्रीमती सोनिया गांधी जी, मैं इनकी टीम का हिस्सा हूं। जब आप बोलते हैं कि राष्ट्रीय आला कमान, तो मैं उन्हीं की टीम का हिस्सा हूं। राष्ट्र में पूरे देश का कांग्रेस पार्टी का मैं सचिव हूं और मुझे सचिव जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बनाया। जब वो अध्यक्ष थी पिछली बार, खड़गे जी से पहले, तो उन्होंने मुझे अपना सचिव बनाया। वो मेरी अध्यक्ष थी, मैं उनका सचिव था। और आज भी मैं, जब खड़गे जी अध्यक्ष हैं, मैं उनका सचिव हूं और बंगाल का सह प्रभारी हूं और सबसे नौजवान सचिव मुझे पूरे देश में बनाया गया। और आज भी मैं वो पद भी, मुझे कहीं ना कहीं पार्टी ने वो आशीर्वाद दिया है। जबकि अब यहाँ पे बहुत सारे काम हैं और इस काम में बहुत वक्त लगता है। एमएलए भी हूँ और कैबिनेट मंत्री का। आपने सवालों की गुगली घुमा दी। सवाल मेरा आपसे ये था कि आपने हाईकमान का तो जिक्र किया, पर इस जिक्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिक्र क्यों नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय का जो हमारा रिश्ता है वो तब का है जब से मैं बहुत छोटा था। उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध हैं। जीवन भर उनका मेरे पिताजी के साथ घनिष्ठ एक रूह का आत्मा का संबंध रहा और मेरे साथ भी उनका बड़ा रूह का आत्मा का संबंध है। हम लोग पहली बार जब मैं यूथ कांग्रेस में आया तो वो अध्यक्ष थे और मैं उनका जनरल सेक्रेटरी बना। मैं उनका सबसे यंग जनरल सेक्रेटरी बना प्रदेश में। और उसके बाद जब वो पीसीसी में प्रेसिडेंट थे तो मैं उनका जनरल सेक्रेटरी बना। उनके साथ मेरे जो संबंध है वो बड़े इमोशनल है और उनके परिवार का सदस्य हूँ मैं, जैसे कि सारे प्रदेश में हैं और जितने भी एमएलए हैं उन सबको वो अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। मतलब राजनीतिक तौर पर भी लाभ हुआ? निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पे जब आपका नेता, मतलब मेरे नेता जब मुख्यमंत्री बने हिमाचल के और हमारे परिवार के साथ जिनका अनेकों सालों से पारिवारिक रिश्ता रहा और वही जिनको मैं अपना नेता मानता हूं, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उसका लाभ मुझे हुआ। मैं कैबिनेट मंत्री का मुझे दर्जा मिला और उसके साथ साथ मुझे चेयरमैन बनाया गया टूरिज्म का। ये पहली बार में एमएलए बन के पहली बार ही ऐसा हुआ कि किसी विधायक को ये चीज़ मिली, तो बड़ी बात है। उनका आशीर्वाद मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला। सबसे पहले तो जनता जनार्दन ने जिन्होंने चुन के भेजा उनका आशीर्वाद था, मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरी कंस्टिट्यूंसी में हर बुजुर्ग, हर माता, हर बहन, हर भाई का तो जनप्रतिनिधि के साथ आशीर्वाद रहता ही है। लेकिन अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपको कैबिनेट रैंक दिया गया तो सियासी गलियारों में एक चर्चा ये हुई कि कांगड़ा की अनदेखी हुई है। कांगड़ा से आपने सिर्फ 2 व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया, जबकि कांगड़ा सियासत में बहुत बड़ा जिला है। दूसरा ये कि आपको नहीं लगता कि कुछ बड़े नेता हैं जो पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, सीपीएस रह चुके हैं, आपको नहीं लगता कि उनको भी अब स्थान दे देना चाहिए? या फिर जब आपको कैबिनेट रैंक दिया गया, आपको नहीं लगता कि आपके ही अपने पार्टी के नेता या कांगड़ा के नेता अंदर खाते आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएं? देखिए, कई बार आपके नजदीक या आपके साथ, कई बार विरोध, ये राजनीति में चलता रहता है। देखिए, मन जो है, मन मिटाव जो है वो नहीं होना चाहिए। मत जो है वो आदमी के अलग बदलते रहते हैं और मुझे लगता है कि जो मन है वो सबका इकट्ठा है। हाँ, ये ज़रूर हर किसी को लगता है कि कोई आदमी आगे निकले और हर किसी को लगना भी चाहिए। मुझे लगता है सबको उसकी जगह जो है वो मिलनी चाहिए। बहुत सालों से संगठन में काम किया था, तकरीबन 20 साल ज़िंदगी के 22 साल संगठन में दिए। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और पीसीसी और उसके बाद एआईसीसी, पूरे कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा ढांचा है देश का, उसका सचिव बना। तो शायद सारी वजहें रही होंगी और
उस वजह से मुझे जब इतना ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस था तो शायद उस वजह से भी शायद पार्टी ने सोचा होगा। पर सारी पार्टी के एमएलओ को आगे बढ़ाना ये प्राथमिकता होती है सरकार की, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय के दिल में ये हमेशा रहता है कि मुझे सबको आगे बढ़ाना है। और कांगड़ा को अभी 2 लोग नुमाइंदे जो हैं, एक कैबिनेट मंत्री और एक चेयरमैन इन द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर मिला है। मैं हूँ और चंद्र कुमार जी हैं, और किशोरी जी और हाँ कृषि मंत्री, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं चेयरमैन हूँ इन द रैंक ऑफ ए थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में बताइए कि कांगड़ा को क्या और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल, हिमाचल में हर जगह को मिलना चाहिए, और कांगड़ा को क्योंकि मैं कांगड़ा से आता हूँ, कांगड़ा को सबसे पहले मिलना चाहिए। और कांगड़ा में आशीष बुटेल और किशोरी जी दोनों सीपीएस हैं। मुझे लगता है और भी लोगों को आगे बनना है, और बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। और मैं तो हर किसी को अपने से आगे रखता हूँ। मुझे लगता है सारे मेरे से विद्वान हैं, मुझे लगता है सारे अच्छा काम कर रहे हैं, और सारे सकारात्मक सोच के साथ चले हैं। और कांगड़ा में जितने भी लीडर हैं, और हिमाचल में जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, मुझे लगता है सब हमारे भाई जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हर किसी को आगे बढ़ाना और हर किसी को आगे बढ़ा के मौका देना ज़रूरी है। सुधीर जी से कभी बात होती है कि सियासत में? मेरी रोज़ बात होती है, सुधीर जी मुझसे रोज़ मिलते हैं। कल भी हम इकट्ठे बैठे थे, हंसते हैं, बातें करते हैं। देखिए, राजनीति के अंदर हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं, आगे बढ़ूं, और मैं बड़ी सकारात्मक सोच के साथ चलता हूं। मुझे लगता है सबको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत से लोगों को जिम्मेवारियां मिलनी चाहिए। सुधीर शर्मा को जो उसके लिए उसको ज़िंदगी में जिम्मेवारियां पहले भी मिली हैं, आगे भी मिलनी चाहिए उनको जिम्मेवारियां। सुधीर शर्मा जी हमारे पहले पूर्व में मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं। मेरे पिताजी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी वरिष्ठ मंत्री थे हिमाचल में, उसी सरकार में सुधीर जी भी मंत्री थे। और मुझे लगता है आगे सबको बढ़ना चाहिए, सुधीर शर्मा जी को भी बढ़ना चाहिए, बाकियों को भी बढ़ना चाहिए। आपने जीएस बाली जी की बात की। कई बार अमूमन सियासी गलियारों में भी ये चर्चा होती है, और कांग्रेस के और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी ये बताते थे कि अगर वीरभद्र सिंह कोई प्लान लाते थे तो अगर उनको कुछ कमियां लगती थी जीएस बाली जी को, तो वो सरेआम कह देते थे कि ये कमियां हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह का आचरण सही है, और आप भी क्या इस आचरण को अपने जीवन में उतारेंगे? क्योंकि आज भी हम देख रहे थे, जब आपने टांडा मेडिकल कॉलेज की बात की, कि टांडा मेडिकल कॉलेज में अभी भी सुविधाओं का अभाव है, हालांकि स्पीकर ने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि आप सरकार का हिस्सा हैं और आपको, आपके पास कैबिनेट मंत्री रैंक है और आप नहीं बोल सकते सरकार के लिए। पर मेरी आदत है, आपने देखा होगा, परसों मैंने कहा कि कोविड के दौरान जो स्टाफ लगाया गया, जब लोग अपने परिवार वालों से नहीं मिल रहे थे, और चाहे वो पिछली सरकार जो भाजपा की सरकार थी उसमें लगा था, सरकार कोई भी हो, वो संवेदनशील मुद्दा है कि कोविड के दौरान नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ जो लगा था, वो उनकी आज नौकरी जो है वो खतरे में है। और वो क्यों खतरे में है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। उनके लिए पॉलिसी में प्रावधान नहीं किया गया। अगर जब बीजेपी के समय में, जब भाजपा के समय में वो कोविड का स्टाफ लगा था, वो नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, अगर उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती और बीजेपी सरकार उसके लिए पॉलिसी बनाती, तो आज उनकी नौकरी खतरे में नहीं होती। पर क्योंकि उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी थी, और ये एड जो है उनकी नौकरी की वो दिल्ली से आती थी, और दिल्ली सरकार ने कोविड की जो एड आती थी सैलरीज के लिए इनको, वो बंद कर दी। उन्होंने कहा कि अब हम आगे कोविड के स्टाफ को, जो कोविड के दौरान नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ लगे, उसको एड नहीं देंगे। तो उनकी नौकरी खतरे में आ गई। पर जब उनके लिए बोलना था सदन में, तो मैं उठ के बोला। मैंने कहा कि इसके लिए हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, चाहे वो कभी भी लगे हुए हैं, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो बड़ा बेबाक होके मैंने ये भी कहा कि मेरे नेता हैं, मुख्यमंत्री महोदय मेरे नेता हैं, पर इनसे कोई बात पे लड़ना भी पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, बात उसको अडीग होके लड़ना भी पड़ेगा, मैं लड़ूंगा। मानना नहीं मानना उनका विवेक है, वो मेरे नेता है।
पर अपनी बात के लिए बोलना और उसके लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी। जब हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गए थे, हमने एक बात बड़ी आम देखी, लोग आपको रघुबीर सिंह बाली कम कहते हैं और जानू भाई ज्यादा कहते हैं। ये नाम कहाँ से आया? मेरे पिताजी बोलते थे मुझे सबके आगे जानू, और मेरे माता पिता ने मेरा नाम जानू रखा। घर में मुझे जानू बोलते हैं। तो जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में बचपन से जाता हूँ, पिछले इतने वर्षों से, 30 वर्षों से कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जब से पिताजी का जाना हुआ, लोगों से मिलना जुलना सब कुछ, तो सबने मुझे, उन्होंने जानू ही बोला और सबने जानू ही बोलना शुरू किया। तो परिवार में आपको आपके बच्चे की तरह ही उन्होंने रखा। तभी पहला इलेक्शन था मेरा और लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, और जो ये आशीर्वाद दिया है उसकी देनदारी जिंदगी भर मेरे दिल में रहेगी। जब तक मैं जीऊँगा तब तक ही दिल में ये देनदारी रखूँगा। तो वो जानू जो है वो प्यार से बोलते हैं। सियासी गलियारों में अक्सर ये चर्चाएं हो रही थी मुख्यमंत्री के बारे में भी, जिन लोगों को कैबिनेट रैंक मिले हैं उनके बारे में भी, कि मुख्यमंत्री ने सबको खूब कस के रखा है। क्या ये सच्चाई है? देखिए, मैंने कल भी इसके बारे में जवाब दिया कि मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ हम सारे उनके छोटे भाई भी हैं और कुलीग्स भी हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय किसी को भी कोई बात समझाते हैं तो वो कसना नहीं होता, वो एक बड़े का काम है समझाना। मेरे डिपार्टमेंट में अभी ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं, पर आ भी सकती है। और अगर मुख्यमंत्री महोदय मुझे समझाएंगे तो मैं उस बात को समझूंगा, अपनी बात उनको बताऊंगा। परिवार में ये बातें होती रहती हैं। अगर उन्होंने किसी को समझाया भी होगा तो उसके अच्छे के लिए समझाया होगा। पर मेरे डिपार्टमेंट में क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ और एमएलए हूँ, इसलिए चेयरमैन भी हूँ और जैसे कि इन द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, तो इसलिए टोटल ऑटोनॉमी है। मतलब अपने डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री महोदय ने कभी इंटरफेयर नहीं किया मेरे डिपार्टमेंट में। मुझे टोटल ऑटोनॉमी दी है कि आप उसके अंदर काम करें। और मुख्यमंत्री महोदय हर किसी को, मेरे को नहीं अकेले, उनकी आदत ही नहीं है कसने की। मतलब कोई बात के लिए कह देंगे पर वो हर किसी को काम करने देते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में उसी आचरण के साथ हो रहे हैं। वो उनके स्वभाव है जिसके अंदर हमेशा वो बाहर से जैसे भी दिखें, उनका मन जो है वो बिल्कुल एकदम जैसे एक बिल्कुल कोमल है। और कार्यकर्ताओं को लेकर, चूंकि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी सरोकार रखते हैं, सचिव हैं, और तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रतिभा सिंह ने कहा कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, कुलदीप राठौर ने भी ये बात कही कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने भी कह दिया कि कार्यकर्ताओं को स्थान मिलना चाहिए। अब मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगी, क्या आप ये मानते हैं कि कार्यकर्ताओं को भी अब उचित स्थान मिलना चाहिए? देखिए, किसी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ये उसकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, मेरी नहीं। दूसरी बात यह है, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। और जो इंसान हमेशा संगठन में रहा हो, मुख्यमंत्री महोदय हमेशा संगठन में रहे, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पीसीसी के अध्यक्ष रहे, इतनी जगह पे हमेशा संगठनों के अध्यक्ष जो आदमी रहा हो, वो कार्यकर्ता ही रहा है। कार्यकर्ता, बतौर कार्यकर्ता इन्होंने अपना जीवन शुरू किया और जिंदगी भर कार्यकर्ता की तरह काम किया। अध्यक्ष भी कार्यकर्ता होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कार्यकर्ता की अनदेखी करेंगे, और जहां स्थान की बात है वहां स्थान जरूर देंगे। अक्सर हिमाचल प्रदेश के युवा नेताओं को देखा जाता है कि पूरे प्रदेश में उनकी टीम का अभाव होता है, टीम के मेंबर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं बना पाते। आपके विषय में भी सियासी गलियारों में ये चर्चा होती है कि आप सिर्फ नगरोटा बगवां तक ही सीमित हैं, कांगड़ा के बड़े नेता अभी तक नहीं बन पाए हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके दिमाग में क्या है, पूरी टीम बन चुकी है या फिर अभी उस पर काम जारी है? देखिए, मैंने यूथ कांग्रेस में बतौर कार्यकर्ता, एनएसयू में बतौर कार्यकर्ता और संगठन में बहुत काम किया है, और पूरे प्रदेश में मेरे भाई हैं, बहनें हैं। एक टीम की तरह हम काम करते हैं। वो मेरी टीम है या मैं उनकी टीम हूँ, ये तो वो जानते हैं या मैं जानता हूँ, क्योंकि गुमान मैं करता नहीं। और मुझे लगता है कि आपको एक अपना सर्वे कराना चाहिए
जिसको प्रदेश में पूरे में वोट मिले हों और प्रदेश का नुमाइंदा रहा हो, उसके पास प्रदेश में कितनी टीम है वो तो सर्वे से पता लगेगा। दूसरी बात, आपने ये कहा कि आपके नगरोटा मेरा कर्म भूमि है। नगरोटा सबसे पहले मेरे लिए, जो भी आपकी कर्म भूमि होती है उसका स्थान सबसे पहले होता है। और कांगड़ा जिले के अंदर, क्योंकि जब पूरे हिमाचल के अंदर हमने मेहनत की, और जहाँ तक आपने बोला टीम, मैंने कहा मैं उनकी टीम हूँ या वो मेरी टीम है, ये तो एक साथ ही चलता है। हम सब एक दूसरे की टीम होते हैं, सब परिवार होते हैं। तो कहीं ना कहीं कांगड़ा में भी ऐसे ही हम एक दूसरे की सब टीम है और मैं काम करता हूँ, और मेरा कर्म भूमि जो नगरोटा है उसमें भी काम करते हैं। तो जो ये कहते हैं कि नगरोटा तक सीमित रहते हैं, मुझे, मेरे पास पूरे हिमाचल की जिम्मेवारी है, हर जगह मैं जाता हूँ। नगरोटा अधिक वक्त अपनी कंस्टिट्यूंसी में ज़रूर बिताना होता है, पर जो पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है वो निभाता हूँ। मेरे पिताजी भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा वक्त बिताते थे, पर पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी निभाते थे। तो कांगड़ा ज़िले में हमेशा हमारा काफ़ी ज़्यादा आना जाना रहता है सबसे। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर आप सर्वे कराएंगे तो बेहतर रहेगा। अपने मुंह से मैं कोई बात नहीं कहूँगा। सदन में आपने भी देखा होगा, सदन के बाहर भी कई बार नेताओं में आपस में रार हो जाती है, किसी बात को लेकर मतभेद भी हो जाते हैं, हमेशा बहस भी होती रहती है। आपने भी देखा कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अवैध खनन का मुद्दा इस आपदा के समय में उठाया था, और दूसरी हर्षवर्धन चौहान ने उनके बयान को बचकाना कहा। खैर, इस बहस में तो आपको नहीं ले जाऊंगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रदेश में क्या इलीगल माइनिंग इस आपदा का कारण थी? देखिए, इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं हो गई। विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई हैं, हर्षवर्धन जी मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने आपस में क्या बात की वो परिवार की बात है, सब इकट्ठे हैं, हर किसी का अपना मत था। एक ने मत दिया कि इस कारण से हुई, दूसरे ने मत दिया कि नहीं इस कारण से नहीं, इस कारण से हुई। मुझे लगता है ये बड़ा साइंटिफिक है। रिवर बेड को किस तरह से, उसके अंदर खनन कितना होना चाहिए, मतलब अवैध, जिस चीज पे अवैध खनन जुड़ गया वो अवैध है। शब्द कहता है कि वो अवैध है, मतलब कि इट इज नॉट ऑथराइज्ड। अवैध जहां पे आप बोल रहे कि अवैध खनन कितना हद तक सही है, तो अवैध खनन तो कभी सही हो ही नहीं सकता। अवैध जब शब्द ही जुड़ा हुआ है और सवाल ही आप ये पूछ रहे हो कि अवैध खनन, तो मुझे लगता है अवैध खनन तो सही नहीं है। पर एक लीगलाइज्ड खनन जो है उसको साइंटिफिक तरीके से देखना जरूरी है। कहाँ पे खनन होना है, कहाँ नहीं होना है, कितना होना है, किस तरह होना है। लोगों को आपको बजरी भी देनी है, लोगों को आपको क्रशर भी देना है, लोगों को आपको पत्थर भी देना है, घर बनने हैं, निर्माण होना है। संवेदनशीलता होनी चाहिए सबको इसके लिए, क्योंकि ये ज़रूरत है लोगों की। सरकार हर आदमी को उसकी मूलभूत सुविधाएं देना चाहती है। बजरी लोगों तक सही रेट की पहुंचनी चाहिए, पत्थर लोगों तक सही रेट का पहुंचना चाहिए, क्रशर सही रेट का पहुंचना चाहिए। और उसके लिए क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, मुझे लगता है जिनका डिपार्टमेंट है वो बेहतर बता पाएंगे, पर ये मेरा मानना है। विपक्ष का आरोप है कि इस बार जो मुख्यमंत्री ने कई कैबिनेट रैंक दिए हैं, सीपीएस बनाए हैं, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ प्रदेश में अग्रसर हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपको कैबिनेट रैंक दिया जा रहा है। आपको क्यों हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस है उनके विषय में विपक्ष ने कहा, तो आपको आपसे ही जानना चाहती हूँ। अब आप इसका, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ऐसा है, जब आप एक उंगली ऐसे करते हो तो तीन उंगलियां आपकी तरफ देखती हैं। पिछली सरकार थी, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। पिछली सरकार में धवाला साहब एमएलए थे, रमेश धवाला जी, उनको कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया था और चेयरमैन बनाया गया था उनको हिमाचल प्रदेश में। आप जो चीज कर चुके हो वो जब आपने की तो सही, जब वही चीज आरएस बाली को बनाया गया तो गलत हो गया, वो ठीक नहीं है।
सुनिए, सीपीएस का मुद्दा अलग है, उसके अंदर मत उनका अलग है, गवर्नमेंट का अलग है। ये अभी कोर्ट में चल रहा है। जब कोर्ट में कोई चीज़ हो गई है उसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल कोर्ट में जब चीज़ चली आती है न्यायालय में, उसके बारे में आप मेरे से मत पूछिएगा। मैंने आपको कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का बताना था, क्योंकि एक ही उदाहरण था पिछली सरकार का, एक हमारा उदाहरण है। वो भी एमएलए थे, मैं भी एमएलए, वो तो कई बार के मंत्री रह चुके थे, बड़े सीनियर आदमी है रमेश धवाला जी, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वो कई बार कैबिनेट मंत्री, कई बार एमएलए रह चुके थे। पिछली सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री रैंक दिया गया था और चेयरमैन बनाया गया था हमारी तरह, एमएलए थे पिछली सरकार में। वैसे ही मुझे बनाया है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, ना किसी ने आपत्ति की। एक अंतिम सवाल, अपने प्रतिद्वंदी कूका जी को आप एक पंक्ति में अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं कभी किसी के ऊपर छीटाकशी नहीं करता, मैं कभी किसी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोलता जो कहीं पे भी गलत हो। अरुण मेहरा कूका जी ने अपना काम किया, मुझे लोगों ने मेरा काम करने के लिए बनाया है, और जो उन्होंने किया उसके बारे में वो जानते हैं या लोग जानते हैं, और जो मैं करूंगा उसके बारे में मैं जानूंगा या लोग जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ रघुबीर सिंह बाली थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।